अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको शाहीन बाग याद है? जी हाँ, शाहीन बाग, जहाँ एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट किया गया था। काफ़ी लंबा चला था और कई हज़ार कैमरे, लाखों की तादाद में लोग वहाँ थे। इतना ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन कभी किसी तरह का दुर्घटना नहीं घटी। कभी कोई मौत, इतनी बड़ी मौत तो हो सकता है कि गलत रूप दे करके दंगा फसाद या लूट खसोट ऐसा मामला, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बल्कि 2-4 संगी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ हमला किया, बाद में पकड़े गए। तो लेकिन शांतिपूर्वक चल रहा था धरना। तो उस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स, मतलब देश में हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग वर्ग है। जैसे फिल्म स्टार्स का वर्ग है, स्पोर्ट्समैन का वर्ग है, वकीलों का है, इस तरह से अलग अलग जो वर्ग हैं। तो कुछ ने सपोर्ट किया था और कुछ ने इसका मजाक उड़ाया था। एक बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह की लाठी जो होती है वो बेआवाज़ होती है। और आज अपने सुना होगा नाम गीता फोगाट, बबीता फोगाट। ये फोगाट बहनें जिसके ऊपर मैं आमिर साहब ने, जिनकी पहचानता नहीं था, आमिर खान ने एक मूवी बनाई तो लोग जानने लगे उसे। खैर उसे तो कोई जानता नहीं था। तो खैर अब लाइमलाइट में आने के बाद में वो लोग क्या की, उसका कितना भद्दा मजाक बनाया, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने लगे। खैर तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़, जैसे मैंने बताया आपको। आज शाहीन बाग नहीं बल्कि जंतर मंतर पे ये लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और मालूम है धरना किस लिए दिया जा रहा है? महिला खिलाड़ी जो हैं उन्होंने यौन शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा के जो खेल मंत्रालय से जुड़े हुए जो आदमी था उसके ऊपर लगाया। और इतना दिन मामला हो गया है, लेकिन अभी तक न किसी मीडिया में इसके बारे में बताया जा रहा है, और ना तो बीजेपी का कोई नेता इस बारे में बात कर रहा है, ना तो गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन लिया है कि उसे निकाल दिया जाए। कोई एक्शन नहीं। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना होगा टेनी के मामले में, जो यूपी में उसने किसानों पे चढ़ा दिया था अपनी जीप, कई किसान मारे गए, लेकिन वो टेनी का जो है मंत्रालय बरकरार रहा, उसे जेल भी नहीं हुई, काफ़ी लंबे टाइम तक उसे बचाया गया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पार्टी हमेशा से बलात्कारियों के और घोटालेबाजों के, भगोड़ों के पक्ष में रही है। और किसी दूसरी पार्टी में भी कोई भगोड़ा होता है, कोई दागदार व्यक्ति होता है, तो ये पार्टी जब उसे शिकंजा कसने वाली होती है और वो बंदा की मेंबर होता है उस स्टेट का, पूरी पॉलिटिक्स, इंटायर पॉलिटिक्स को चेंज करने वाला, तो क्या करती है ये पार्टी जो है उसे अपने खेमे में बुला लेती है। जैसे वो इस खेमे में आता है तो उसके ऊपर जितने सारे चार्जेस होते हैं, जितने उसके गुनाह पाप होते हैं, सब मतलब भाजपा रूपी गंगा में डूबने के बाद में बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। मतलब दाग ढूंढते रह जाओगे, वैसा ही मामला है। खैर तो भाजपा में जो भी बैठे हुए हैं हमारे, और आज तो आप जानते ही होंगे कि हमारा मीडिया जो है बिल्कुल खुल के सरकार के समर्थन में है। सरकार के सारे अनुचित और जितने भी गलत काम हैं, जो भी हो रहा है, उसका विरोध करना तो दूर, उस पर सवाल तक नहीं करता है, बल्कि उसके फेवर में उस चीज़ को, गलत को सही साबित करने में लग जाता है। अगर आप गाली बकते हैं प्रधानमंत्री को, तो अगर आप बोलेंगे मनमोहन सिंह, तो वो जस्टिफाई कर ले, बिल्कुल सही है, मनमोहन सिंह को गाली देनी चाहिए। लेकिन जैसे आप सवाल कर लेंगे कि अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पे ये गलत काम है, तो उसे वो बता देंगे अरे गाली दे रहे हो आप। तो पूरी तरीके से भी जनता को मैनिपुलेट किया जा रहा है। वैसे जो आज की मीडिया है, इसके जो भाड़ दलाल पत्रकार हैं और कई सारे हैं, जिनका नाम लूँ अच्छे गिने चुने बचे, रवीश साहब हैं, पुण्य परसून हैं, और अजीत अंजुम हैं, कुछ और यूपी की जो है उल्टा चश्मा वाली, नाम याद नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री, आप जो ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, अभिचार शर्मा। तो ये कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता को ज़िंदा रखे हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग कुछ सच बातें जान लेते हैं। वरना बाकी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका किसका नाम बताऊं? अंजना चित्रा, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी,
सुशांत सिन्हा, मतलब ए टू जेड, अमन चोपड़ा, अरे जितने सारे हैं, आदित्य त्यागी, और एक और मोटी सी जो है वो नविका कुमार। तो उसी तरीके से मतलब लिस्ट लंबी है। और कुछ तो दंगाई भी पत्रकार बने हुए हैं, कुछ जैसे कि सुरेश चौहान के जो है वो जाहिल इंसान आतंकी, जो कि वो अपना चैनल पे आता है तो इलीगल पिस्टल गन का के साथ में, मतलब ये भी एक ताज्जुब की बात है कि दूसरे देश के मीडिया ये सोचती होगी कि ये देख लो ये पत्रकार है। तो देश में अब पत्रकार से तो कोई उम्मीद लगानी है नहीं कि ये अब आपकी सपोर्ट का कोई बात करेंगे। बल्कि ये मीडिया अगर 1947 के पहले होती तो 100% मैं बता रहा हूँ देश कभी आज़ादी नहीं होता, क्योंकि ये वो अंग्रेज़ों के पक्ष में होते और क्रांतिकारियों को बताते कि ये देश के गद्दार हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बल्कि उनको पकड़वा करके ये खुद उनका रिपोर्टिंग के पीछे पड़ जाती, कहाँ छिपे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपोज करती रहती है और मरवाती रहती है। तो आज एक बार किसान बैठे धरने पे, एक कभी रेलवे वाले बैठते हैं, आज खिलाड़ी हैं, कभी डॉक्टर्स, तो टुकड़े टुकड़े में नंबर सब तो सबका आना है। बस ये है कि हम हंसते हैं एक दूसरे पे वो देखो उसका अगले का नंबर आया। अरे भाई ये मत हंसो कि अगला का नंबर आया, अगला विरोध कर रहा है और आप अपोजिट साइड खड़े हो जाते हो। आप अपना साइड डिसाइड कर लो, देश की तरफ या देश के खिलाफ। अभी जो है एक बिल्कुल उल्टा चल रहा है कि एक ऐसा संघ, ऐसा समूह जिसने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, जिसने तिरंगे का विरोध किया, जिसने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया बल्कि अंग्रेज़ों के साइड रहे, अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, आज उनके वंशज, आज उनको मानने वाले, गॉडसे को हीरो और गांधी जी को विलन बना कहने वाले आज तो अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हम सब खामोश हैं। हम सब मान ले रहे हैं कि गांधी जी की हत्या को अब बोला जाता है गांधी जी का वध हुआ, और गांधी जयंती पे जहाँ हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं वहाँ वो क्या करते हैं, उसका सिनारियो क्रिएट करते हैं और गांधी जी पे पिस्टल चलाई जाती है, गांधी जी का स्टैचू बना के। वीडियो आपने देखा भी होगा, खुलेआम किसी कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें मारने काटने की बात की जाती है, लेकिन उसमें कोई तरह का कोई केस नहीं होता है कोई खिलाफ मीडिया में। बल्कि अगर किसी ने कुछ बोला डिफेंस में तो उसके उस वर्ड को कटिंग कर करके उसे बताया जाता है कि जहरीले बोल है, ऐसे बोल है, आतंकी, और क्या क्या उसे घोषित कर दिया जाता है। तो भाई अब मैं बताता हूँ, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बीजेपी से, मोदी से या किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अब वो बरकरार रहें और वही रहें हमेशा के लिए, और बल्कि चुनाव का सिस्टम बंद हो जाए और लाइफ टाइम के लिए मोदी जी को पीएम बना दिया जाए। क्योंकि जिस अच्छे दिन की आस में जो हम लोग 60-70 का तेल लेते थे, और लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है 110-15 रुपये लीटर का तेल, जिस गैस में 2 रुपये 4 रुपये बढ़ता था तो एक पूरा जुलूस निकलता था, मशाल जुलूस, लोग विरोध करते थे, आज 1150-1200 हो गया, लेकिन खामोशी से ले रहे हैं। महंगाई अपने चरम पे है, लेकिन लोगों को महंगाई से फट रही है, लेकिन उफ नहीं बोल रहे हैं। बल्कि जब उनसे आप पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, फिर वो मोदी जी का महिमा मंडन करना शुरू कर देते हैं। मतलब है कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। पता नहीं इन्हें क्या जड़ी सुहा दी गई है कि अपनी बर्बादी पर, बर्बाद तो वो चाह रहे थे कि अब्दुल बर्बाद हो जाए। खैर अब्दुल बर्बाद होना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ना तो अब्दुल की अब सोचने वाली बात है, कांग्रेस ने इतने साल अब्दुल के लिए क्या किया कांग्रेस ने अब्दुल के लिए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, सरकारी नौकरी खोजेंगे, 100 में अब्दुल का जो है 1 से 1.5% पार्टिसिपेशन है, उनको 1 से 1.5% नौकरी मिलती है। बिज़नेस इंडस्ट्री कहीं जाएंगे तो जितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं अब्दुल की नहीं है, 1-2 होंगे शायद। जितने बड़े बड़े होलसेल मंडियां हैं, जितने बड़े मार्केट हैं, अब्दुल का कुछ नहीं है। अब्दुल ऐसे जगह पे है जहाँ पर उसको मतलब उस चेन के लास्ट में है वो, और वो
जहाँ पे चेन के लास्ट में होता है ना, उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चेन जो हायरार्की ऑफ चेन होता है, कड़ी के ऊपर कड़ी, कड़ी के ऊपर कड़ी लगी रहती है, तो आप एक कड़ी तो आपको दिखती है कि अब्दुल के हाथ में है, लेकिन उसके ऊपर अब्दुल जो है वो होते हैं, वो अब्दुल नहीं है। कंपनी अब्दुल की नहीं है, प्रोडक्ट अब्दुल का नहीं है, फैक्ट्री अब्दुल की नहीं है। अब्दुल काम करने वाला है, उसकी संख्या भी कम है। वो खैर वो इतने निचले स्तर पे है कि आप उसको डिस्टर्ब करना चाहोगे तो वो जिसके लिए काम कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो चुका है। भागलपुर का, यानी भागलपुर में मैं बात कर रहा हूँ, देश का, संपूर्ण देश का जो है अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। बिजनेसमैन जितने भी हैं वो जीएसटी समझ में किसी को नहीं आई, ये सब परेशान है। धंधा चौपट हो गया। मैं अभी धंधा करता हूँ, और मैं लॉकडाउन से पहले मैं विदेश में रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रशिया में था, उससे पहले मैं कतर में रहा, और लगभग 13-14 साल मैं बाहर रहा हूँ। HEC मैनेजर के पोस्ट पर था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी बहुत ज़बरदस्त थी। देश के लिए मतलब ये जो अभी जो तथाकथित अब देशभक्त बने, उन्होंने देश के लिए क्या किया होगा? मैंने डॉलर में, रियाल में कितना सारा विदेशी मुद्रा भेजा होगा इतने सालों में। वो क्या देशभक्ति नहीं थी? उसके अलावा चलिए मैं आया, मैंने क्या किया, मैंने जीएसटी लिया, रिटर्न फाइल करता हूँ मैंने जीएसटी लिया, और उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। घंटा मेरा जो है, मेरे 15 से 20 लाख रुपए स्वाहा हो गए, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया कोविड की वजह से। कोविड ख़त्म हुआ तो फिर क्या हो गया, मार्केट उठ ही नहीं रहा। पहले का आशा होता था कि भाई पूस के बाद उठता है, इस त्यौहार के बाद, उस त्यौहार के बाद, लेकिन जितने त्यौहार हो रहे हैं ना, मेरा एक पुराना वीडियो देखिएगा, शायद दिवाली या दशहरा होने वाला था, उसके एक दिन पहले का मैंने वीडियो किया था। दिन के 10 या 11 बज रहे थे, पूरा का पूरा मार्केट बंद था। अरे नाक लो, अगर मार्केट उठेगा, ख़रीदार बढ़ेंगे, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, तो वो हिंदू से भी खरीदेंगे, मुस्लिम से भी खरीदेंगे। ऐसे तुम लोगों ने एक एजेंडा चला रखा है कि मुस्लिमों का विरोध करना है, मुस्लिमों का से कुछ नहीं खरीदना है, मत खरीदो। लेकिन दोगलापन ये भी मत करो कि मुस्लिमों से कुछ नहीं खरीदना, तो ये भी बस हाथ में लिख दो ना कि मुस्लिमों को कुछ बेचना भी नहीं है। नहीं, वो तो नहीं करोगे। ये दोगलापन तो तुम बस इनकमिंग ठीक है, आउट गोइंग नहीं होनी चाहिए। ये जाहिलो, अकल होना चाहिए। हम जो पैसा रोटेट करते हैं ना, उससे सबको फ़ायदा होता है, देश को फ़ायदा होता है। पैसा किसी एक के पास ब्लॉक नहीं रहता है। पैसा मैं अपनी ज़िंदगी बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में सुबह से शुरुआत होती है शाम तक में, शायद ही मुस्लिम किसी व्यापारी से मेरा थोड़ा सा मामला होता होगा। मेरा स्टाफ जो होता है, मैं जो काम करता हूँ, उसमें सारे स्टाफ नॉन मुस्लिम है। मैं माल जहाँ से ख़रीदता हूँ वो नॉन मुस्लिम है, और मेरे कस्टमर नॉन मुस्लिम है। तो ये जो गधा वाला दिमाग मानसिकता है तुम्हारी, उसे दूर करो, ठीक है। ये तुम जो सिस्टम, ये जो इको सिस्टम होता है ना, वैसे एक सिस्टम को जो तुम कहीं से ब्रेक करना चाहोगे ना, तो इवन कि मशीनरी का जो एक स्क्रू भी होता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप चाहोगे उसको निकाल दूँ तो पूरा मशीनरी ठप पड़ जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म। तो देश का विकास चाहते हो तो सबको लेके चलना होगा। ये सोचते हो कि मैं वाइप कर दूंगा किसी एक कम्युनिटी को, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम, इवन आफ्टर 100 years आफ्टर, यू कैन नॉट डू दिस। मिल के रहो यार, देश तरक्की तभी करेगा। आज मैं टैक्स भरने वाला आदमी, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी कंट्रोल का अनाज नहीं उठाया, लेकिन टैक्स पेयर होके मैं आज इस स्थिति में आ गया है कि मुझे बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि मेरे ऐसा इंसान को डिज़र्व नहीं करता था मैं। लेकिन कंडीशन ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि सत्ता आती है जाती है, बदलेगी, एक दिन बदलना ही है। लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूँ, जिस तरह कांग्रेस के टाइम में हम सवाल करते थे, तो क्या आज इस गवर्नमेंट में सवाल करना गुनाह हो गया? जो सवाल कभी देशभक्ति के लिए समझा जाता था,
जो सवाल देशभक्ति के मानक थे, आज देशद्रोह के मानक कैसे हो गए। अगर कल मैं महंगाई का विरोध करके देशभक्त था, अगर मैं कल बलात्कार पर सवाल उठा के देशभक्त था, कल मैं बेरोज़गारी पे, हर सब्जेक्ट पे मैं सरकार से सवाल करता था, तो तुम ही थे ना, तुम लोग ही थे ना जो साथ में बोलते थे बिल्कुल सरकार गलत कर रही है। तब हमने तो ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मंशा क्या है। और आज 10 मतलब पहले साहब को 5 साल दिए इसी उम्मीद में शायद भला हो, लेकिन यार विनाश लीला चल रही है। लेकिन अब इतना विनाश होने के बाद में अब कंपेयर तो हम दिन और रात को तो समझ सकते हैं ना। अंधे इतने बड़े अंधे तो नहीं है ना कि दिन को दिन और रात को रात न कह सकें। लेकिन अब तुमको इतने अंधकार में भी सूर्य प्रकाश नज़र आ रहा है, ये तो ताज्जुब की बात है। मैं देखता हूँ कुछ अंधभक्त मेरे दोस्त भी हैं, वो रात दिन मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन अभी बैंक डिफ़ॉल्टर हो करके लास्ट में क्या किया कि सेटलमेंट किया, जो भी किया ठीक है, हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो उनका मामला है। पैसा सरकार से कुछ लिया, बाद में नहीं दे पाएंगे हम, तो कुछ और में सेटलमेंट हो गया, वो लॉस सरकार देगी, लेकिन उसके बाद भी हाँ सरकार अच्छी है। अरे यार, एक के बाद एक गुजरात से पैसे लेके भाग रहा है, एक के बाद फुर हो रहा है पैसा उड़ा के, और उसी का तो खामियाजा हम और आप भुगतते हैं। जो हम पर जो लगाए जाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा चार्ज, जो महंगाई बढ़ रही है, तेल गैस रसोई का तेल महंगाई जो बढ़ रही है, तो वो तो उनकी कृपा है। देश में सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सिर्फ सिस्टम मैनेज करने वाले ना मैनेज नहीं कर पा रहा है। लोग उड़ रहे हैं, ले के भाग रहे हैं, उनका भरपाई हम पे किया जा रहा है। तो सच बात तो यह है कि इसमें अब जो है वही खुश है जो हराम की खा रहा है या फिर जो गोबर खा रहा है। बाकी हम जैसा इंसान जो दाल चावल और जो खाने की ज़रूरत के सामान है, उसके लिए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे मतलब बिजनेसमैन ग्रुप को। मैं मार्केट घूमता हूँ, मैं 2000 दुकानें हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, सब मक्खी मार रहे हैं, सब मक्खी मार रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये कंटिन्यू यार कोविड का बाद गया उसके बाद भी नहीं है। और ये मत बोलना कि ये पूरे विश्व में है, नहीं। अगर पूरे विश्व में नहीं है, विश्व में आई थी ज़रूर, सब उभर गए, हम ही नहीं उभरे। उभरेंगे भी कैसे? क्योंकि हमें तो MP MLA ख़रीदने हैं, सरकार कहीं की बनी बनाई सरकार गिरानी है। तो अब आपसे बस यही निवेदन है, वक्त कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, मैं आगे बात करूँगा। आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं विश्लेषण नाम से मैं डिटेल में बहुत सारी बातें मेरे पास में ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। वैसे तो आज के दौर में सब ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ज्ञान की बातें मैं करूँ जो आपका ज्ञान बढ़ा दें। तो भाई, अपनी बारी का इंतज़ार मत करो। आप अगर मस्जिद टूटने पर खुश हो रहे थे तो मैं बताता हूँ आपको, अभी जस्ट रिसेंटली वायरल हो रहा था, कोई वो फोटो एडिटिंग नहीं थी, कई सारे एक मंदिरों का समूह था, लगभग हमको लगता है वहाँ 40-50 मंदिर होंगे, सबको ध्वस्त कर दिया गया। और सरकार जहाँ चाहती है अपने हिसाब से तोड़ सब चल रहा है। लेकिन क्या होता है ना, तो गुजरात में एक बार हुआ था, गुजरात में कुछ तोड़ा गया तो आप सारा आदमी सर पर उठा लिया, अरे क्योंकि कुछ वहाँ राजस्थान में। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अरे सरकार तो थी कांग्रेस की, लेकिन जो तोड़ने वाले थे वो नगर निगम के BJP के ही लोग थे। लेकिन मैंने ऐसा कई बार देखा है कि कुछ मामले उठते हैं बड़े तेज़ी से, लेकिन फिर उन्हें शांत कर दिया जाता है। जब उसमें रूट कॉज मालूम होता है, उसके डिटेल में जब जाते हैं, मालूम पड़ता है अरे यार इसमें तो अपने लोग ही फंसेंगे, वापस आ जाओ बैक। मतलब स्टेट देख के, धर्म देख करके फिर जो है नैरेटिव सेट किया जाता है कि क्या करना है, किस मामले को दबाना, किस मामले को उठाना है। पुलवामा हमले वाले माम सत्यपाल मलिक खुल के बोलते हैं, तो खैर अभी अगर कांग्रेस का टाइम होता तो फिर अभी सत्यपाल मलिक सारे चैनल पे उनको बैठाया जाता, बिल्कुल सर के ऊपर बैठाया जाता। एनीवेज फ्रेंड, बहुत सारी बातें करने के लिए वीडियो कुछ लंबा हो रहा है,
अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं टू बी कंटिन्यू तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।